हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे ऑर्डर नंबर 38। ये बात करता है अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट की, यानी कि जजमेंट से पहले भी क्या अरेस्ट और अटैचमेंट हो सकता है एक सिविल केस में। वो हम पढ़ेंगे ऑर्डर नंबर 38 में। रूल 1 इसका ये बोलता है कि अगर कोर्ट को किसी भी स्टेज में ऐसा लगता है कि डिफेंडेंट भाग जाएगा, या फिर कोर्ट को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो डिफेंडेंट है वो एक्चुअली में भाग चुका है, यानी कि अगर वो भाग चुका है या फिर ऐसा कोई इसको इन्फॉर्मेशन है कोर्ट को कि डिफेंडेंट भागने वाला है, या थर्ड सिनेरियो ये है कोर्ट को अगर ऐसा लगता है कि डिफेंडेंट ने कोई प्रॉपर्टी अपनी बेच दी है, अपनी खुद की प्रॉपर्टी उसने कोई बेच दी है फॉर द ये इस रीजन से कि अगर सूट में डिक्री आएगी तो ये प्रॉपर्टी कोर्ट जब्त ना कर ले उस डिक्री अमाउंट को सेटिस्फाई करने के लिए। यानी कि आगे जाके अगर 50 लाख रुपए की डिग्री डिफेंडेंट के अगेंस्ट आती है तो उसको रिकवर करने के लिए कोर्ट जो है उसके प्रॉपर्टी को जब्त ना कर ले, एंड दैट इज वाई टू प्रिवेंट दैट उसने वो प्रॉपर्टी ही बेच दी। तो अगर ये तीन सिचुएशन हो रही हैं, वो भागने वाला है, भाग चुका है, या फिर वो अपनी प्रॉपर्टी जो है वो बेच रहा है डिक्री अमाउंट को सेटिस्फाई ना कराने के लिए, तो उस केस में जो कोर्ट है ना वो डिफेंडेंट को एक नोटिस भेजेगी कि भाई बताओ हम क्यों आपसे एक सिक्योरिटी ना लें, वाई वी शुड नॉट आस्क फॉर सिक्योरिटी फ्रॉम यू। कौन सी सिक्योरिटी? जो तीन जो इसने काम कर रहे हैं उस चीज से उसको उसकी प्रिवेंशन के लिए क्यों मैं आपसे कोई अमाउंट ना मांगू, आप सिक्योरिटी जमा क्यों ना करो। तो ये रूल नंबर 1 बोलता है कि एक ऐसा नोटिस उसको भेजा जा सकता है। ओके, और जो है उसको एक अरेस्ट वारंट भी इशू हो सकता है, उसको एक अरेस्ट वारंट भी इशू हो सकता है टू ब्रिंग हिम टू कोर्ट सो दैट वो आंसर कर सके कोर्ट को कि क्यों वो सिक्योरिटी जमा ना करे। ओके, तो उसको कोर्ट में बुलाया जा सकता है अरेस्ट वारंट के थ्रू भी। तो रूल नंबर 1 यही बोलता है that you can actually call the defendant to ask him that why he should not pay a security। अब रूल नंबर 2 ये बोलता है कि अगर डिफेंडेंट कोर्ट में नहीं आता है इस चीज का जवाब देने के लिए, तो उस केस में क्या होगा कि जो कोर्ट है वो ऑर्डर पास कर देगा कि भाई डिफेंडेंट यू हैव टू नाउ फर्निश सिक्योरिटी, आपको सिक्योरिटी फर्निश करनी पड़ेगी, बिकॉज जो आपने ऊपर ये जो तीन काम हमें डिस्कस कर रहे हैं हमको पूरा अंदेशा है कि आप भाग सकते हो या अपनी प्रॉपर्टी आप जो है आपने बेच दी है, तो अब आपको सिक्योरिटी जमा करनी पड़ेगी कोर्ट में। तो ये रूल नंबर 2 बोलता है दैट कोर्ट कैन एक्चुअली आस्क नाउ हिम टू डिपॉजिट सिक्योरिटी। रूल नंबर 3 क्या बोलता है कि अगर कोर्ट ने रूल नंबर 2 में कोई उससे श्योरिटी मांगी थी, श्योरिटी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कॉन्ट्रैक्ट लॉ में कि श्योरिटी में क्या होता है कि डिफेंडेंट को बोला जा सकता है कि भाई तू एक ऐसा अपने ट्रस्ट का बंदा लेके आ जो ये चीज का कोर्ट को श्योरिटी दे कि अगर तू पैसे नहीं देगा तो ये जो थर्ड पर्सन है ये पैसे देगा। फॉर एग्जाम्पल कोर्ट बोल सकती है प्लेंटिफ को कि तू अपने फादर को लेके आ और फादर गारंटी देंगे तेरे बिहाफ पे कि अगर तू जो है कोर्ट में पैसे नहीं भरेगा तो तेरे फादर भरेंगे। ओके, तो रूल नंबर 3 बोलता है कि श्योरिटी जो है दैट इज हमारे एग्जांपल में जो फादर है वो बोल सकते कोर्ट में आके कि भाई मेरे को अपने बेटे का श्योरिटी अब नहीं बनना है, आप मेरे को रिलीज करो। तो वो रिलीज का प्रोसीजर रूल नंबर 3 में गिवन है। अगर श्योरिटी ये सब एप्लीकेशन डालता है कोर्ट में कि मेरे को रिलीज कर दिया जाए, उस केस में क्या होगा कि कोर्ट जो है डिफेंडेंट को बुलाएगा कोर्ट में और बोलेगा कि भाई तेरा श्योरिटी तो बोल रहा है कि वो डिस्चार्ज होना चाहता है, अब या तो तू मेरे को एक दूसरा श्योरिटी लाके दे, अदरवाइज आई विल पुट यू इन जेल। तो ये रूल नंबर 3 बोलता है कि श्योरिटी कैन बी डिस्चार्ज एज वेल, वो केस से अपनी छुट्टी भी पा सकता है और फिर उसको कोई दूसरा जो डिफेंडेंट है उसको कोई दूसरा श्योरिटी ढूंढना पड़ेगा जो उसके बिहाफ पे गारंटी ले सके। ओके, तो रूल 3 यही बोलता है। रूल नंबर 4, where the defendant fails to comply with any order under rule 3 or rule 2 or rule 3, the court may commit him to civil prison
until the decision of the suit। यानी कि अगर वो श्योरिटी नहीं लेके आ पा रहा है या फिर वो पैसे जो सिक्योरिटी है वो नहीं भर पा रहा है कोर्ट में, तो उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा और सिविल प्रिजन में उसको बंद कर दिया जाएगा। ओके, इसका प्रोवाइजो है, provided that no person shall be detained in prison under this rule in any case for a longer period than 6 months, nor for a longer period than 6 weeks when the amount of the value of the subject matter does not exceed 50 रुपए। तो मतलब जो केस अगर फाइल हुआ है वो एक ऐसी वस्तु के लिए फाइल हुआ है जिसकी जो वैल्यू 50 रुपए तक की है, तो उस केस में मैक्सिमम जो प्रिजन है उसको इम्प्रिजनमेंट है उसको वो 6 वीक्स की हो सकती है। लेकिन अगर 50 रुपये से ज़्यादा का अमाउंट है उस केस में उसको मैक्सिमम जो पनिशमेंट है वो मिल सकती है 6 मंथ्स तक की। 6 मंथ्स तक उसको सिविल प्रिजन में बंद किया जा सकता है बिकॉज ही हैज़ नॉट फर्निश्ड सिक्योरिटी और ही हैज़ नॉट फर्निश्ड श्योरिटी। श्योरिटी वो कोर्ट में फर्निश नहीं कर रहा है, ना ही सिक्योरिटी दे पा रहा है, तो उस केस में उसको प्रिजन में बंद किया जा सकता है। अब रूल नंबर 5 क्या बोलता है? रूल नंबर 5 सेज कि अगर कोर्ट को ये पता लगता है कि डिफेंडेंट अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको बेचने वाला है, अभी उसने बेची नहीं है, वो बेचने वाला है, इन दैट केस व्हाट कैन बी डन इज कोर्ट उस बंदे को बोल सकता है कि आप सिक्योरिटी जमा कराओ आप कोर्ट में, ताकि डिक्री का अगर अमाउंट आपके खिलाफ आता है, इफ डिक्री इज अगेंस्ट यू, देन जो भी पैसे आपको देने पड़ेंगे वो हम उस सिक्योरिटी से ले लेंगे। ओके, तो ये चीज बोली गई है रूल नंबर 5 में। अब हम आते हैं रूल नंबर 6 पे। रूल 6 ये बोलता है इफ जो सिक्योरिटी है वो डिफेंडेंट फर्निश नहीं कर पाता है या फिर सिक्योरिटी ना देने के लिए कोई सफिशिएंट रीजंस नहीं दे पा रहा कोर्ट को, वो उस केस में क्या होगा? उस केस में उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर ली जाएगी। यानी कि जो भी प्रॉपर्टी उसके कंट्रोल में है उसको अटैच किया जा सकता है रूल नंबर 6 में। बिकॉज ना ही वो सिक्योरिटी दे रहे हैं, ना ही वो कोर्ट को कन्विंस कर पाया कि मैं सिक्योरिटी क्यों ना दूं, मतलब क्यों उसे सिक्योरिटी ना ली जाए। वो दोनों चीज़ों का आंसर नहीं कर पा रहा, वो ना ही सिक्योरिटी दे पा रहा है, ना ही वो कोर्ट को कन्विंस कर पा रहा है कि भाई क्यों आपसे हम सिक्योरिटी ना लें। तो दैट इज वाई उसकी प्रॉपर्टी अटैच हो जाएगी। और अगर डिक्री आती है उसके खिलाफ तो जो प्रॉपर्टी उसके अटैच प्रॉपर्टी है उसको बेचा जाएगा, उसमें से जो भी पैसे आएंगे उस पैसे से जो डिक्री अमाउंट को सेटिस्फाई किया जाएगा। ओके, रूल 7 बोलता है सेम एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड द अटैचमेंट शैल बी मेड इन द मैनर प्रोवाइडेड फॉर अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब जो भी अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का मैनर सीपीसी में गिवन है, ऑर्डर नंबर 21 में आप पढ़ोगे वो चीज, उस केस में जो रूल्स गिवन है वही रूल्स यहाँ पे अटैचमेंट जो हो रही है सेम रूल्स विल अप्लाई ओवर हियर एज वेल। ओके, अब हम बात करने वाले रूल नंबर 8 की। रूल नंबर 8 ये बोलता है कि अगर जो प्रॉपर्टी अटैच हो रखी है उसमें किसी थर्ड पर्सन का भी राइट है, फॉर एग्जाम्पल एक प्रॉपर्टी है उसमें डिफेंडेंट और एक थर्ड पर्सन का 50-50% शेयर होल्डिंग है, अब वो अटैच हो जाती है। इस केस में जो थर्ड पर्सन है वो कोर्ट को इन्फॉर्म कर सकता है कि सर इस प्रॉपर्टी में तो मेरा भी 50% शेयर है और मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा इस सूट से कोई भी लेना देना नहीं है, तो इसलिए आप ये जो प्रॉपर्टी 50% इसको रिलीज कर दो अटैचमेंट से। तो जो कोर्ट है फिर वो इस थर्ड पर्सन की बात सुनेगी और फिर वो अकॉर्डिंगली डिसीजन देगी कि एक्चुअली में इस थर्ड पर्सन की ओनरशिप है या फिर नहीं है उस प्रॉपर्टी में। अगर होगी तो 50% जो प्रॉपर्टी है कोर्ट वो रिलीज कर देगी और फिर वो थर्ड पर्सन के जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट हो जाएंगे। ओके, तो रूल नंबर 8 यही बोलता है। रूल नंबर 9 एक सिंबल सी बात बोलता है कि दो सिनेरियोज में जो अटैच प्रॉपर्टी है वो रिलीज हो सकती है। फर्स्ट सिनेरियो इज अगर आप सिक्योरिटी जमा कर देते हो कोर्ट में तो जो प्रॉपर्टी आपकी अटैच हो रखी है उसको रिलीज कर दिया जाएगा। सेकेंड सर्कमस्टांसेस अगर जो सूट है वो प्लेंटिफ हार जाता है और डिफेंडेंट के फेवर में केस आता है तो ऑब्वियसली जो डिफेंडेंट की प्रॉपर्टी अटैच थी वो रिलीज हो जाएगी, उसको रिलीज कर दिया जाएगा। ओके, तो रूल नंबर 9 यही बोलता। रूल नंबर 10 फिर से वही रूल नंबर 8 की बात को कंटिन्यू करता है
कि अगर थर्ड पर्सन का जो राइट है वो एस्टैब्लिश हो जाता है, वो एस्टैब्लिश कर देता है कि हाँ सर मेरा भी 50% राइट है इस प्रॉपर्टी में, तो आप वो राइट मेरा अफेक्ट मत करो, मेरे को उसके ओनरशिप राइट्स दे दो। अटैच जो प्रॉपर्टी है तो उसके आधी प्रॉपर्टी को आप रिलीज कर दो ताकि मैं भी उस घर में रह सकूं। अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है इस केस में तो वो थर्ड पर्सन को 50% प्रॉपर्टी मिल जाएगी और उसके राइट्स प्रोटेक्ट हो जाएंगे। ओके, तो यही रूल नंबर 10 बोलता है। रूल नंबर 10 एक और चीज बोलता है कि जो डिक्री होल्डर है, सपोज प्लेंटिफ के फेवर में डिक्री आ जाती है, तो फिर वो कोर्ट में अप्लाई कर सकता है कि जो अटैच प्रॉपर्टी है उसको बेच दिया जाए और जो भी अमाउंट आएगा सेल करके उस प्रॉपर्टी को, वो डिक्री के अमाउंट को सेटिस्फाई करने में लगा दिया जाए। ओके, तो रूल 10 यही बोलता है। अब हम आते हैं रूल नंबर 11 पे। ये बात करते हैं प्रॉपर्टी अटैच्ड बिफोर जजमेंट नॉट टू बी रीअटैच्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। यानी कि अगर डिफेंडेंट की जो प्रॉपर्टी है वो डिक्री आने से पहले ही अटैच कर दी गई थी, जो हमने ऑलरेडी बहुत सारे केसेस पढ़े हैं जहाँ पे डिफेंडेंट की प्रॉपर्टी जो है वो जजमेंट आने से पहले अटैच थी, उस केस में रूल नंबर 11 ये बोलता है कि अगर डिक्री आने के बाद डिक्री अगर डिफेंडेंट के खिलाफ आती है, उस केस में उस प्रॉपर्टी को दोबारा से अटैच नहीं करोगे आप। भाई क्या फायदा, जो ऑलरेडी प्रॉपर्टी अटैच्ड है अब उसको आप सेल करो सीधा, उसको दोबारा से थोड़ी अटैच करोगे आप। तो रूल 11 एक सिंपल सी बात बोलता है कि जो प्रॉपर्टी ऑलरेडी अटैच है वो डिक्री आने के बाद दोबारा से उसकी अटैचमेंट नहीं होगी, उसके फिर सीधा सेल ही होगी। ओके, सो रूल नंबर 11 यही बोलता है। सो रूल नंबर 11 एक बार हम पढ़ते हैं, ये बोलता है द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड एप्लीकेबल टू एन अटैचमेंट मेड इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री शैल सो फार एज मे बी अप्लाई टू एन अटैचमेंट मेड बिफोर जजमेंट which continues after the judgment by virtue of provisions of rule 11। तो मतलब अगर आपको कोई प्रॉपर्टी डिक्री आने के बाद अटैच करनी है तो उसमें सेम रूल्स अप्लाई होंगे जो हमने रूल्स अभी पढ़े हैं। अटैचमेंट बिफोर जजमेंट, सेम रूल्स विल अप्लाई टू दोज केसेस वेयर अटैचमेंट जो है वो जजमेंट आने के बाद हो रहा है। ओके, रूल नंबर 12 एक सिंपल सी बात बोलता है कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है ना वो अटैच नहीं हो सकता। यानी कि अगर किसी किसान ने अपने खेत में गन्ने उगाए हैं या फिर पोटैटोज उगाए हैं, टोमेटोज उगाए हैं, कुछ भी उगाया है, उनको आप उस प्रोड्यूस को अटैच नहीं कर सकते। दैट इज नॉट लायबल फॉर अटैचमेंट। तो ये फार्मर्स को एक तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए रूल नंबर 12 बनाया गया कि उनके प्रोड्यूस को अटैच नहीं किया जा सकता। रूल नंबर जो 13 है वो एक सिंपल सी बात बोलता है कि जो स्मॉल कॉजेस कोर्ट है ना वो किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का अटैचमेंट नहीं कर सकता है। वो मूवेबल प्रॉपर्टी का अटैचमेंट तो कर सकता है बट इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे घर वगैरह इनका अटैचमेंट स्मॉल कॉजेस की कोर्ट नहीं कर सकती है।